आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। हर रविवार की तरह इस रविवार भी स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया जी। और आज जिस फिल्मी हस्ती की हम बात करने वाले हैं, वैसे तो वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हर बार उनकी तारीफ करने का मन करता है। एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एज एन एक्टर भी, और एक ऐसे पर्सनैलिटी जिन्होंने हर रूप में अपने आप को इतना निखारा कि आज सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। प्राण साहब की बात कर रहा हूं। तो भावना जी, वैसे तो बहुत अच्छी जिंदगी रही उनकी और बहुत कुछ है उनके बारे में बात करने को, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि एक रिकैप की तरह आपसे सुनूं कि प्राण साहब की जिंदगी कैसे शुरू हुई और कैसे इतना हसीन मोड़ लिया उन्होंने, फिल्म में आने का फैसला कैसे किया। प्राण कृष्ण सिक्कन 12 फरवरी 1920 बल्ली मारा, जो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है, वहां पैदा हुए थे। उनके पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद सिविल इंजीनियर और सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे गवर्नमेंट सर्विस में। उनकी माता रामेश्वरी होम मेकर थी। केवल कृष्ण सिकंद और रामेश्वरी के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें से प्राण साहब सबसे बड़े थे। केवल सिकंद बहुत ही अच्छी नौकरी में थे, जिसकी वजह से उनके घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहा, वेल्दी रहा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, क्योंकि उनकी जॉब ट्रांसफरेबल थी, तो बच्चों को लेकर वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते रहते थे, जिसकी वजह से प्राण साहब और उनके भाई बहनों का बचपन अलग अलग शहरों में बीता, जैसे देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। प्राण ने अपनी पढ़ाई अलग अलग स्कूलों में की और आखिर में मैट्रिकुलेट पास किया हमीद स्कूल उत्तर प्रदेश से। मैट्रिकुलेशन के बाद प्राण साहब ने सोचा कि वो भी काम करेंगे अपने पिताजी की तरह। उनके पिताजी बहुत एनकरेजिंग थे और उन्होंने सोचा कि क्योंकि प्राण साहब मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थे कि वो कुछ ऐसा व्यवसाय ढूंढेंगे जिसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी। मगर प्राण साहब ने उनको सरप्राइज़ किया और कहा कि वो चाहते हैं कि वो फोटोग्राफर बने। प्राण साहब ने ए दास एंड कंपनी, जो दिल्ली और शिमला के बीच में थी, वहाँ पे अप्रेंटिस का जॉब ले लिया और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ट्रेनिंग लेने लगे। फोटोग्राफी से उनका एक्टिंग की ओर अट्रैक्शन कब हुआ और कैसे हुआ, ये किसी को नहीं मालूम। प्राण साहब केवल फोटोग्राफी पर नहीं रुकने वाले थे। कैसे तय किया उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक का सफर, और कैसे फोटोग्राफी का शौक बदल गया फिल्मों में एक्टिंग के शौक तक, जानेंगे अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर हर रविवार की तरह इस रविवार भी स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है द वन एंड ओनली प्राण साहब की। कई शहरों में घूमते रहे क्योंकि फादर का तबादला होता रहा। फोटोग्राफी का शौक हो गया, लेकिन फोटोग्राफी से फिल्मों का शौक कैसे हो गया, भावना जी ये बताइए। कहते हैं कि जब वो फोटोग्राफी के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, तब शिमला में रामलीला जो नवरात्रि के टाइम पे होती है, उसमें वो जाना चाहते थे और माँ और पिताजी से परमिशन लेकर वो वहाँ पहुँच गए। मगर उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो रामलीला में सीता का रोल कर रहे हैं। प्राण साहब सीता का रोल कर रहे थे। और आप मानोगे नहीं कि राम कौन बना था? मदनपुरी। अरे मैं जानना चाहूंगा रावण कौन बना था? तो ये 2 विलन राम और सीता का रोल कर रहे थे। बहुत सारी कहानियां हैं कि प्राण साहब को अपनी पहली फिल्म कैसे मिली। कोई कहता है कि शूटिंग चल रही थी रास्ते में और प्राण साहब क्राउड में थे और फिल्म की हीरोइन ने प्राण साहब को देखा और बुलाया, ऑटोग्राफ दिया और कहा कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो और आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। और कोई कहता है कि उन्होंने ये बात इतनी सीरियसली ले ली कि एक कोई पान की दुकान या कहीं पर उनको राइटर मिल गए कोई, और उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है। तो ये राइटर ने डायरेक्टर से बात की, उनको स्टूडियो बुलाया गया और पहली फिल्म पंजाबी फिल्म उनको मिली जिसका नाम था यमला जट और साल था
1940। और ये बताना बहुत जरूरी है भावना जी कि ये सब मुंबई में नहीं हो रहा था, ये सब लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा था, जो उस समय करीब करीब इक्वल स्टेटस रखती थी। फिल्मों के प्रोडक्शन के हिसाब से भी काफी फिल्में बनती थी पार्टीशन के पहले। प्राण साहब का मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, क्या वजह थी, और जब आए तब उनके साथ क्या हुआ, ये जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। और आज के रविवार को और भी ज्यादा खास बनाते हुए आज जिस खास फिल्मी हस्ती की बात हो रही है उनके नाम को किसी भी तारीफ की जरूरत नहीं है, प्राण साहब की बात हो रही है। तो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों की शुरुआत हो गई। लीड हीरो के बतौर बहुत हैंडसम हुआ करते थे, पतले दुबले से प्राण साहब। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ प्राण साहब का, भावना जी ये जानना चाहेंगे। 1940 टू 1946 प्राण साहब ने करीबन हर साल 2 फिल्में की, तो 6 सालों में करीबन 12 से 15 फिल्में की, और उनमें से बहुत सारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, जैसे खजांची, कैसे कहूँ, बदनामी वगैरह वगैरह। 1945 में तो वो बहुत सक्सेसफुल थे, तो माँ और पिताजी के कहने पर उन्होंने शादी कर ली। शुक्ला उनकी पत्नी का नाम है, और आने वाले 3-4 सालों में उनको 4 बच्चे भी हो गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अचानक पार्टीशन हो गया। प्राण साहब की भी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। वो आए मुंबई और एक बार फिर उनको स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ा। एक्चुअली पहली बार जब वो हीरो बने थे पंजाबी फिल्म में, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी। होता ये था कि जहाँ भी वो जाते थे सब लोग उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी। मगर एक ही डायलॉग उनको सब जगह से सुनना पड़ता था। सब लोग कहते थे कि आप नेगेटिव रोल में अच्छे लगोगे। जब उन्होंने घर जाकर सोचा कि अगर हर इंसान यही कह रहा है तो शायद अब समय आ गया है कि उनको सबकी बात मान लेनी चाहिए और नेगेटिव रोल्स को अपना लेना चाहिए। भावना जी एक चीज और जोड़ूंगा यहाँ पे, इस बात के लिए उनको एक और इंसान जो उनके बहुत खास दोस्त थे उन्होंने भी कन्विंस किया, जो लाहौर के जमाने से उनके दोस्त हुआ करते थे, बाद में वो भी मुंबई आए। सादत हसन मंटो जी, बहुत जाने माने राइटर और बॉम्बे टॉकीज में लिखा करते थे। उन्होंने भी काफी कन्विंस किया प्राण साहब को कि नेगेटिव किरदार करना गलत बात नहीं है, बल्कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तब कहीं जाकर ये स्वीकार किया प्राण साहब ने। तो ये जानना चाहूंगा भावना जी कि वो शुरुआती कौन सी फिल्में थीं जिन्होंने उनको बतौर खलनायक स्टैब्लिश किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। कोई कहता है कि बड़ी बहन फिल्म में उन्होंने अपना पहला इफेक्टिव नेगेटिव रोल किया, और कोई कहता है जिद्दी। दोनों आसपास ही रिलीज हुई थी, तो मैं तो सोचती हूँ कि दोनों फिल्मों का कंट्रीब्यूशन रहा टू इस्टेब्लिश हिम एज अ विलन। और ये जो छवि एक अलग तरीके के नेगेटिव किरदार की निकल कर आई थी वो और पुख्ता हुई 50s में। कौन कौन सी फिल्में रही, कैसे अपने आप को एक बहुत ही खौफनाक इंसान और बहुत ही खौफनाक किरदार की तरह एस्टैब्लिश किया, जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर हर रविवार की तरह इस रविवार भी स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। और आज बात प्राण साहब की। 40s में काम शुरू किया, 47 में पार्टीशन के बाद मुंबई आए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक बनना पड़ा, और 50s तक आते आते एक बहुत ही खौफनाक नाम बन चुके थे प्राण। भावना जी 50s में कितना खौफ था इस नाम का, अगर मैं पूछूं प्राण का? मुझे लगता है कि हम लोग सब जो एकदम छोटे बच्चे होंगे माँ की गोद में वगैरह, तो हम तो बहुत डरते थे उनकी फिल्में देखते हुए। आई एम श्योर कि माँ बाप और भी ज्यादा डरते नाम आता था ना प्राण, तो ऐसा लगता था अरे भगवान कहाँ थिएटर में आकर बैठ गए। मगर उनकी सक्सेस न सिर्फ 50s के डेकेड में रही, बट ऑल्सो 60s एंड आगे के दशकों में। तो 50 और 60 के दशक में उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई और सभी सुपरस्टार्स के साथ
बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। चोरी चोरी जागते रहो जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर के साथ। आज़ाद, मधुमती, राम और श्याम, दिलीप कुमार के साथ। जिद्दी, मुनीम जी, जब प्यार किसी से होता है, देवानंद के साथ। ब्लफ मास्टर, कश्मीर की कली, ब्रह्मचारी, कैसे भूल सकते हैं हम ब्रह्मचारी को, शमी कपूर के साथ। गुमनाम, मेरे सनम, पत्थर के सनम, मनोज कुमार के साथ। मेरे महबूब, राजेंद्र कुमार के साथ। खानदान मिलन, सुनील दत्त के साथ। 10 लाख, संजय खान के साथ। लव इन टोक्यो, जॉय मुखर्जी के साथ। कहा जाता है कि ही वॉज द हाईएस्ट पेड विलन। खास ख्याल रखा जाता था उनकी क्रेडिट लाइन का, हमेशा सिंगल क्रेडिट होती थी, और उनकी एंट्री का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। एक बहुत जैसे स्टार लाइक एंट्री उनको हमेशा देते थे। और एक मैनरिज्म भी अटैच करते थे वो खुद भी कई बार, चाहे वो सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाना हो, या सिक्का उछालना हो, या सिगार को चबाना हो, या सिगरेट को सूंघना हो नाक पर ले जाके, या अंगूठी घुमानी हो, कुछ तो करते थे वो। बहुत करते थे, बहुत ही मेथड एक्टर थे। और 60s में खास तौर पे जितना लीड पैर के नाम से फिल्म नहीं बिकती थी, उतना प्राण साहब और हेलन के डांस से फिल्में बिकती थी। किसको क्रेडिट जाता है प्राण साहब को एक पॉजिटिव किरदार देने का? इतने नामी गिरामी विलन बन चुके थे प्राण साहब कि माँ बाप ने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। कौन सी फिल्म थी जो टर्निंग पॉइंट रही उनके लिए 60 के दशक में? जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आज रविवार है, तो रविवार को और भी खास बनाते हुए मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमैया। और ये रविवार खास और भी हो जाता है क्योंकि आज एक बहुत ही खास शख्सियत की बात हो रही है। न सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही बेहतरीन कलाकार भी, प्राण साहब की बात हो रही है। 50 और 60 के दशक में एक खौफनाक नाम बन चुके प्राण साहब को किसने सबसे पहले पॉजिटिव रोल देने का सोचा? कौन सी फिल्म बनी टर्निंग पॉइंट उनके लिए? भावना जी ये बताइए। फिल्म शहीद के दौरान मुझे लगता है कि इस ख्याल का बीज बोया गया। मनोज कुमार फिल्म के हीरो थे और फिल्म क्योंकि आज़ादी के संघर्ष के बारे में थी, तो ऑल द एक्टर्स वो वेरी स्ट्रांगली इन्वॉल्व्ड स्टोरी में और डायरेक्शन के दौरान। मनोज कुमार के मन में कुछ आया होगा, तो 2 साल के बाद मनोज कुमार जब उपकार बना रहे थे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए उन्होंने प्राण साहब के बारे में सोचा। ये कैरेक्टर था मलंग चाचा का, जो क्रिपल्ड थे। फिल्म के वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं। कहते हैं कि जब वो प्राण साहब को मिलने गए और प्राण साहब को रोल समझाया, तो प्राण साहब को रोल तो बहुत अच्छा लगा और वो इस रोल को करने के लिए भी आतुर थे। उन्होंने मनोज कुमार से सिर्फ एक सवाल पूछा कि आर यू श्योर इट विल वर्क एंड डोंट यू थिंक दैट यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क? मनोज कुमार ने कहा कि मैं एब्सोल्युटली सर्टन हूँ और मुझे आप ही चाहिए इस रोल में। फिल्म बन गई और इसके बाद मनोज कुमार को बहुत लंबी जंग लड़नी पड़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स के साथ, क्योंकि सब बहुत अपसेट थे कि एक इतना खूंखार विलन जिससे सब डरती है, लड़कियां भी और हर कोई डरता है, तो उसको ये चाचा के रूप में कैसे अपनाएंगे? मतलब इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है अचानक से वो? मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मनोज कुमार ने ना सिर्फ उनको पॉजिटिव कैरेक्टर दिया, मगर फिल्म का बेस्ट गाना भी प्राण साहब को दिया, और ऐसा गाना कि जो फिल्म का ज़मीर है जी। तो ये गाना मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट था प्राण साहब के कैरेक्टर के साथ, जिसकी वजह से हम सब जो तब बच्चे थे और फिर बड़े हुए तो उनको चाचा की तरह हमने अपना लिया। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आज भी गूज़ बम्स होते हैं इस गाने को सुनकर। तो एक टर्निंग पॉइंट रही है फिल्म उपकार, और पॉजिटिव किरदार में भी जो जान डाला प्राण साहब ने, वो सब ने हाथों हाथ लिया। आने वाला दशक 70 का दशक था, बहुत कुछ बदल रहा था। वो दशक प्राण साहब के लिए कैसा रहा? एक खास स्टार के साथ उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा सराही गई। किन की बात हो रही है जानेंगे अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं
92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन कलाकार जिनके रेंज की जितनी भी बात की जाए कम है, प्राण साहब। भावना जी, 50 के दशक की बात हुई, 60 के दशक की बात हुई, उनका जो टर्निंग पॉइंट रहा सबसे बड़ा, शहीद और उपकार, उनकी बात हुई, तो अब पॉजिटिव रोल में आ चुके थे। तो एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर आर्टिस्ट 70 का दशक कैसा रहा प्राण साहब के लिए? प्राण साहब के फेवर में ये बात थी कि एक तो वो बहुत फिट थे, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्टर थे और अपने लाइंस को इतना हार्ड वर्क के साथ वो लर्न करते थे कि कभी उनके साथ ज़्यादा टेक्स नहीं होते थे इतने सालों के बावजूद। दूसरा, उनके बारे में ये कहते थे कि जितना राइटर उनके कैरेक्टर पे काम करता था वो अपने किरदार पे उतना ही काम करते थे। बिल्कुल। वो अपने विग वाले के साथ बैठते थे, वो अपने लुक्स के बारे में सोचते थे, बल्कि उनके घर में ना उनके सारे जो कॉस्ट्यूम्स और लुक्स है वो सारे बड़े बड़ी तस्वीरें पूरे रूम में लगी हुई है। डायरेक्टर्स भी उनको अलग अलग रोल्स देते थे, जैसे गुलजार साहब ने उनको परिचय में फादर का रोल दिया, बेहतरीन काम है। विक्टोरिया 203 में वो अशोक कुमार के साथ नॉटी ओल्ड मैन है, और धर्मा में वो एक कोर्टिजान को प्रोटेक्ट करते हैं रेखा के साथ। और ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन के साथ कितनी फिल्में की है। उनकी कई फिल्मों में प्राण साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, अमिताभ बच्चन साहब के कैरेक्टर को निखारने में भी। स्टार्टिंग विद जंजीर, ऑफ कोर्स, जो शेर खान का कैरेक्टर है, कैसे भूल सकते हैं। ऐसा लगता है कि दो कद्दावर अभिनेता सामने खड़े हैं। और उसके बाद भी जो सीरीज ऑफ फिल्म्स आई, फिर वो डॉन का किरदार हो प्राण साहब का, अमर अकबर एंथोनी में उनके पिता बने हैं, उनके साथ जो भी सीन्स हैं वो कॉमिक भी हैं और कई बार इमोशनल सीन्स भी हैं। 80 का दशक भी अगर हम देखें तो प्रकाश मेहरा साहब ने शराबी में एक बार फिर से कास्ट किया एज अ फादर, और जो दोनों का टसल है वो बहुत खुलकर निकल कर आता है। ऑफ लेट शहंशाह अगर देखें, फादर नहीं है लेकिन फादर फिगर है, जो कि बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है उनकी लाइफ में, जो उनको इंस्पायर करता है कि क्या सही है, क्या गलत है और मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कमाल की केमिस्ट्री होती थी दोनों की, अमिताभ बच्चन साहब की और प्राण साहब की। और उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था। हालांकि मैंने वो 70-80s की फिल्मों में तो नहीं देखा था, मगर उनकी आखिरी 90s की फिल्म में ही वॉज रियली ओल्ड एंड फ्रेल, जेल के पीछे थे और अमित जी के साथ सीन कर रहे थे, और अमित जी ने वो शायद मृत्युदाता थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसा आपने कहा कि आपने तो बहुत फॉलो किया होगा प्राण साहब को और ट्रैक भी रखा होगा उनका, तो आपकी जो उनके साथ मीटिंग्स होती थी या इंटरव्यूज होते थे, उसमें कुछ यादगार किस्से रहे हों? इंटरव्यूज मैंने इतने ज्यादा नहीं किए, मगर मुझे आज भी याद है, मेरी माँ जब बहुत बीमार थी, अस्पताल में थी, सामने के कमरे में उनकी ग्रैंड नीस थी, वही बीमारी थी उनको। वो आए थे और उन्होंने देखा कि मैं इस कमरे में हूँ, तो मुझे आके मिले, और हर रोज प्राण साहब अपनी ग्रैंड नीस के लिए फूल भेजते थे, हर रोज, जब तक वो थी। बाद में वो चल बसी। जब तक उनके लिए फूल आते थे, वो मेरी माँ के लिए भी रोज फ्रेश फ्लावर्स भेजते थे। जब तक उनसे काम होता रहा वो काम करते रहे। फिर एक समय आया जब ही वॉज रियली इन फ्रेल हेल्थ और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। दुख की बात यह है कि पता नहीं क्यों, मगर प्राण साहब ने एक समय के बाद सबसे मिलना भी बंद कर दिया। मुझे याद है कि मैं अस्पताल में किसी और को देखने गई थी और आईसीयू में बाजू के पलंग में उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि डैडी इज रियली बैड एंड आई डोंट थिंक दिस टाइम ही इज गोइंग टू पुल थ्रू। और बस 2-3 दिन के बाद समाचार आया कि प्राण साहब वॉज नो मोर। मगर चलो, एक बात तो है कि उनको दादा साहब अवार्ड मिल गया। द मैन विथ अ गोल्डन हार्ट, अगर किसी को आप कह सकते हैं तो वो प्राण साहब थे। बहुत किस्से हैं उनके। कपिल देव साहब की जिस तरीके से उन्होंने मदद की इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री के लिए, वो हर कोई जानता है। बहुत ही बेहतरीन इंसान, उतने ही बेहतरीन कलाकार, और मुझे आज भी उनके ऑटोबायोग्राफी का टाइटल याद आता है, एंड प्राण, और ये नाम हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। जब तक फिल्मों की बात होगी, प्राण साहब की भी बात होगी। अगले हफ्ते एक और फिल्मी हस्ती की बात होगी। तब तक सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।